सो फाइनली जिस वैकेंसी का आप लोग सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। परमानेंट, जी हाँ, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। 57,700 से लेकर 1,82,400 तक की सैलरी होने वाली है। ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन का पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट कराएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको पूरा दिखाने वाले हैं, किस तरह से सारे पॉइंट्स होने वाले हैं। लेकिन इसमें मेन बात यह है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटली चेंज हो चुका है, क्योंकि यहां पर आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो एपीआई स्कोर के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? एपीआई स्कोर के माध्यम से होगा। बहुत सारे लोगों को एपीआई स्कोर के बारे में मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को एपीआई स्कोर के बारे में नहीं मालूम है। उन लोगों को मैं बता देता हूं। एपीआई स्कोर जो आपका देखा जाता है वो आउट ऑफ 100 में से देखा जाता है। आउट ऑफ 100 में से देखा जाता है। अगर आपके 55 नंबर आ रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, और अगर आपके एपीआई में 55 नंबर आ रहे हैं, तो आपको यहां पर इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपकी सबकी जिम्मेदारी है बिल्कुल अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। उसके हिसाब से हम आपको राय दे सकते हैं कि यहां पर आपका सिलेक्शन होने के कितने % चांसेस हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसमें आपकी परसेंटेज अच्छी थी, सपोज दैट अगर आपके 80% या उससे ज्यादा थे, तो आपको 21 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 21 नंबर। अगर आपकी परसेंटेज 60 और 80 के बीच में थी, तो उसमें 19 नंबर मिलते हैं। 55 और 60 के बीच में थी, तो उसमें 16 नंबर मिलते हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूं इसलिए ताकि आप कैलकुलेट कर पाएं आसानी से। ठीक है ना? समझ जाइए इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं एपीआई स्कोर। उसके बाद में वैकेंसी भी आपको बताऊंगा और अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको समझा दूंगा। ठीक है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आपने एमएससी कर रखा है या फिर एमए कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो उसमें अगर आपकी 80% या उससे ज्यादा थी तो 25 नंबर इसमें भी मिल जाते हैं। बाकी यहाँ का आप देख लेना खुद इन पॉइंट्स का। और इसी तरीके से अगर आपने एमफिल कर रखा है, एमटेक कर रखा है, एलएलएम है या फिर एमएड है, समझ जाइएगा। ठीक है ना? तो अगर उसमें आपकी 60% या उससे ज्यादा थी तो उसमें 7 नंबर यहां से भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना? रही बात कुछ लोगों ने अगर पीएचडी कर रखी है तो उसके 25 नंबर मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 25 नंबर पीएचडी के मिल जाते हैं। और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो उसके आपको कितने मिलते हैं? 10 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 10 मिलते हैं। और अगर आपने खाली नेट क्वालिफाई करा है तो यहां पर मिलते हैं आपको 8 नंबर। कितने मिलते हैं? 8 नंबर। और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, ठीक है ना, जब हम पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद जब रिसर्च वगैरह करते हैं उसकी बात हो रही है। अगर आपने पेपर लिखे हैं तो हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं। इस तरह से मैक्सिमम आपको 6 नंबर यहां से भी मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कहीं पर पढ़ाया है, एक्सपीरियंस आपके पास है, तो वो चाहे तो टीचिंग का हो या फिर पोस्ट डॉक्टरल, जिसे मतलब जिन लोगों ने पीएचडी कर लेते हैं उसके बाद पीडीएफ वगैरह करते हैं उसे पोस्ट डॉक्टरल कहते हैं। तो अगर वो आपने कर रखा है तो उसमें मैक्सिमम 10 नंबर आप यहां से भी ले सकते हैं। कैसे कैसे? हर एक साल का आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो मैक्सिमम आपको 10 नंबर यहां से मिल सकते हैं। और इसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर आपके पास इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल के अवार्ड हैं तो 3 नंबर यहां से भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना? और इसी तरीके से स्टेट लेवल का आपके पास अवार्ड है तो 2 नंबर आपको यहां से मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सपोज दैट आपने एमफिल भी कर रखा है और एमएड भी है आपके पास, पीएचडी भी है, तो आपके पास तो 7 नंबर वो हो गए प्लस 25 नंबर ये हो गए, तो ऐसे तो आपके मतलब 25 से भी ऊपर चले जाएंगे नंबर। तो ऐसा नहीं है, आपको 25 से ऊपर ज्यादा नंबर मिल ही नहीं सकते। वो भले ही अलग बात है कि आपके पास एमफिल भी है, एमएड भी है, पीएचडी भी है, कई सारी डिग्री हैं, फिर भी आपको मैक्सिमम जो नंबर मिलेंगे वो 25 ही मिल सकते हैं। तो ये समझने वाला पॉइंट है। और इसी तरीके से कोई शख्स ऐसा है जिसके पास जेआरएफ भी है और नेट भी है, तो वो सोचेगा कि मेरे पास तो जेआरएफ के नंबर भी मिल जाएंगे, नेट के नंबर भी मिल जाएंगे। तो नहीं, आपको मैक्सिमम जो नंबर मिल सकते हैं वो 10 नंबर ही मिल सकते हैं। ये समझने वाली बात है। इसी तरीके से किसी पास मतलब इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल, तीनों लेवल पर अवार्ड हैं, तो तीनों के अलग अलग काउंट ना होकर मैक्सिमम आपको 3 नंबर ही मिल सकते हैं। तो ये समझने वाली है। अब यहां पर अगर हम बात करें एकेडमिक स्कोर की, तो आपको 84 नंबर यहां पर एकेडमिक स्कोर के रहते हैं।
अगर आपने पेपर वगैरह लिखे हैं रिसर्च पेपर तो उसके 6 नंबर रहते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस कर रखा है तो उसके 10 नंबर रहते हैं। टोटल आपका एपीआई स्कोर जो कैलकुलेट किया जाता है वो 100 में से किया जाता है। कितने में से किया जाता है? 100 में से किया जाता है। अब एक पॉइंट और है ये वाला, जिसमें देखिए, experience rendered on temporary ad hoc contractual postdoctoral basis shall be taken into account only if the candidate is drawing salary consolidated pay not less than minimum basic pay as prescribed by the UGC plus applicable dearness allowance, मतलब डीए वगैरह। कहने का मतलब ये है, आपका एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा जब आपने कहीं पर परमानेंट पढ़ाया हो। इनका कहने का मतलब सीधा सीधा यही है। अगर आपने कहीं पर टेम्पररी पढ़ाया है, एडहॉक पढ़ाया है, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पढ़ाया है, या फिर पोस्ट डॉक्टरल बेसिस पीडीएफ वगैरह आपने करी है, तो उसमें अगर आपको इतनी सैलरी मिली है जितनी परमानेंट टीचर को मिलती है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है, उसके साथ आपने अलाउंस का भी फायदा उठाया है, तब तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, अदरवाइज आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। और गेस्ट फैकल्टी के बारे में तो क्लियरली मेंशन कर रखा है, फर्दर एक्सपीरियंस एज गेस्ट फैकल्टी शैल नॉट बी कंसीडर्ड। गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस ये मानते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ये गेस्ट फैकल्टी में हायरिंग करते ही क्यों हैं? अपने फायदे के लिए, क्योंकि इन्हें टीचर की जरूरत होती है, वहां से इनका काम चल जाता है गेस्ट फैकल्टी, और कम पैसे में रख लेते हैं ये लोग। अब क्या करें, मजबूरी में करनी पड़ती है बहुत सारे लोगों को जॉब वगैरह। अब इसका लेकिन एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है जब भी आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। रही बात कि अगर आपका एपीआई स्कोर 100 में से देखा जाएगा, तो जिन लोगों के 55 आ रहे हैं एपीआई में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उन्हें कॉल आ भी सकती है। कहाँ से? इंटरव्यू की कॉल आ सकती है यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। बिल्कुल आ सकती है। अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, ओबीसी हैं, सुनते जाइएगा, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो। और अगर आप इनके अलावा हैं, जैसे कि एससी हैं, या फिर एसटी हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो आप 50 अगर नंबर आ रहे हैं एपीआई स्कोर में, तब भी आपको ये बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन में से ही आपको बता रहा हूँ। ये वाली लाइन आप पढ़ लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। और ये जो वैकेंसी आई है वो इंडिया के टॉप 5, जी हाँ, टॉप 5 सेंट्रल गवर्नमेंट में जो यूनिवर्सिटी आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका एक कॉलेज है जिसका नाम है जाकिर हुसैन कॉलेज, इवनिंग के नाम से, वहाँ से ये वैकेंसी निकली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है, टॉप की वैकेंसी होने वाली है, जहां पर आपको सैलरी परमानेंट बेसिस की मिलने वाली है। चलिए यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सपोज दैट इस तरह के कोर्सेज हैं, जैसे सब्जेक्ट हैं आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, और यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस, इसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या फिर फिजिकल एजुकेशन, या फिर लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट। इसमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कम से कम 55% आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। जी हाँ, 55% यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उस केस में आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और आप 50% भी आपके मास्टर डिग्री में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा या तो आपके पास यूजीसी नेट है, अगर आप सोशल साइंस या फिर लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, या ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूजीसी नेट होना चाहिए, और साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीएसआईआर नेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, हाँ, ये वाला जो नोट लिखा हुआ है ना, ये पढ़ना बेहद ज़रूरी है। द एकेडमिक स्कोर इज स्पेसिफाइड इन द स्क्रीनिंग गाइडलाइन फॉर द कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली, एंड द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया एपीआई स्कोर किस तरह से निकलता है, और आपका यहाँ पर जो स्क्रीनिंग होगा वो एपीआई के माध्यम से ही होगा, लेकिन जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपकी इंटरव्यू के अंदर कैसी परफॉर्मेंस है, आपने प्रेजेंटेशन कैसे दी है, जो आप टॉपिक बनाकर लेकर गए थे उस पर आपने कैसे प्रेजेंट किया, वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, वहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा।
ठीक है ना। और यहाँ पर आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। अच्छा देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जनरल नोट में लिखी हुई है, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट शैल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। यूजीसी नेट अगर आपने पास कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा हाँ, पीएचडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों ने जैसे 2009 और 2016 की गाइडलाइन के मुताबिक पीएचडी कर रखी है। उस केस में अगर आपके पास यूजीसी नेट नहीं है तब भी आप ओनली मास्टर डिग्री और पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी आपकी रेगुलर मोड की होनी चाहिए, कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे वेरीफाई किया हो, चेक किया हो। ओपन पीएचडी का जो वाइवा वॉइस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, कम से कम 2 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कराए हों और एक पेपर तो कम से कम रेफर्ड जर्नल के अंदर होना चाहिए, यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल के अंदर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क इन द कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार। जो आपने पेपर हैं जो लिखे हैं उन्हें प्रेजेंट भी किया हो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर और सेमिनार्स के अंदर, और वो फंडेड होनी चाहिए, सपोर्टेड होनी चाहिए यूजीसी, सीएसआईआर या फिर आईसीएसएसआर के जरिए, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए और भी पॉइंट्स देख लेते हैं जो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने ऑलरेडी ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया वगैरह, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द टाइम टेकन बाय द कैंडिडेट टू एक्वायर एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड और इक्वलेंट या फिर पीएचडी डिग्री शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस। देखिए मैंने आपको एपीआई स्कोर में ये बताया था कि आपको एक्सपीरियंस के, टीचिंग के हों या फिर रिसर्च के हों, आपको वेटेज मिलता है, उसके पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे पीएचडी कर रखी है या फिर एमफिल कर रखा है, उस दौरान आप ये समझें कि वो जो रिसर्च वाला टाइम पीरियड था वो आपका एज अ टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो वो नहीं काउंट होगा। आपने अलग से किसी रिसर्च संस्था में जॉब करी हो, वहाँ पर रिसर्च बेस्ड वर्क किया हो, चाहे एसोसिएट रिसर्च एसोसिएट हो या फिर रिसर्च असिस्टेंट हो, तो वो वाला वर्क आपका जो है काउंट होगा एज अ एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए ये जो कॉलेज है जाकिर हुसैन कॉलेज, इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी देखते हैं और ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी वगैरह कितनी है। अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, पब्लिकेशन अंडर सबमिशन और सबमिटेड टू रेफरीज विल नॉट बी कंसिडर्ड टूवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ द मार्क्स ऑफ पब्लिकेशन क्राइटेरिया। अगर आपका सबमिटेड टू रेफरी है, आपका पब्लिकेशन या फिर अंडर सबमिशन है और अभी कंप्लीट सबमिट नहीं हुआ है, तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। प्री सबमिशन जाता है ना, तो वो उसकी बात चल रही है। फर्दर ऑल आइटम्स फॉर विच मार्क्स आर क्लेम्ड शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डेंस विद द स्क्रीनिंग गाइडलाइन। जो भी स्क्रीनिंग गाइडलाइन दी गई हैं उसके मुताबिक आपके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो चेक होंगे, वेरीफाई होंगे। यहाँ पर जो फीस वगैरह है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है, आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी। ऑनलाइन माध्यम से आपको पेमेंट करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर आप SC ST OBC लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आप चाहे आप किसी भी स्टेट से हों आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आप चाहे बिहार के SC हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए, जो आप इसमें वो लगाएंगे बेनिफिट के लिए, सर्टिफिकेट लगाएंगे SC ST OBC का, तो वो यूनियन गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, ठीक है ना, डिजिटली वेरीफाइड होना चाहिए। इसके अलावा ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन नंबर आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन नंबर ज़रूर से आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये वैकेंसी आती हैं और फिर मतलब किसी ना किसी वजह से ये होल्ड पे चली जाती हैं या फिर कुछ सालों के लिए रुक जाती हैं। तो आपको ये एडवर्टीजमेंट नंबर याद रहना चाहिए। और ये नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में ही आया है। एकेडमिक पे लेवल 10 की ये वैकेंसी है 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से, ठीक है ना। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो यहाँ पर 28 तारीख है, 28/8 मतलब अगस्त की 28 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो मैं दिखा दूंगा आपको कहाँ से अप्लाई करना है। चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स में वैकेंसी आई हुई है, हिंदी में है, हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस में है और उर्दू में वैकेंसी है।
अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, तो उसे आप चेक कर लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मतलब परमानेंट लेवल की वैकेंसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, ठीक है ना। तो इसका ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, ये आपको कहाँ से मिलेगा वो भी हम दिखा देते हैं। अगर इसमें कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया होगा तो उसे भी चेक कर लेते हैं नीचे। अगर कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उसे भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं। कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इस वैकेंसी को कहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, इस वैकेंसी को सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप कॉलेजेस में जैसे ही जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, जाकिर हुसैन पोस्ट ग्रेजुएट इवनिंग कॉलेज। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना नोटिफिकेशन। और अप्लाई करने के लिए आपको एक ये लिंक मिल जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद उसी से लॉगिन करना पड़ेगा। अब मैंने आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। ये इस तरह से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, एडवर्टीजमेंट नंबर ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कैटेगरी फॉर एग्जांपल ओबीसी डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जैसी मैं यहाँ पर करूँगा और चेक करूँगा वैकेंसी, तो यहाँ पर एक वैकेंसी मिल जाएगी, तो उसके लिए यहाँ से हम अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बेसिक पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करनी है, और यहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप करना है, यहाँ पर सेव करते चले जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर आगे ये देखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड आपको जानकारी देनी है आपको, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर कुछ अपलोड भी करनी पड़ेंगी। एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है। इसके अलावा रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की बात रही तो वो यहाँ पर आप जैसे अपलोड कर देंगे सारी चीज़ें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो यहाँ पर। अच्छा, इसमें कोई भी अगर दिक्कत आपको आए तो ये आपका चैनल है कौन सा, रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए ज़रा, एक मिनट ज़रा। ये आपका चैनल है रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने पे या कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो ज़रूर से कमेंट कर देना, मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।